आज आपको देखने को मिलेगी मेरी सिंपल सी रूटीन लेकिन प्रोडक्टिव। घर छोटा हो या बड़ा, खाली हो या भरा हुआ, हर औरत के लिए उसका घर उसकी जन्नत होता है। लोगों के बोले हुए अल्फाज और उनके अल्फाजों की करवाहटें कभी कभी वो सब आपको झंझोड़ के रख देती हैं। उन सब के बावजूद भी मैं मुस्कुराती रहती हूँ। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और वेलकम करती हूँ अपने आज के न्यू व्लॉग में आप सबको। और आज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह हस्बैंड के ऑपरेशन को 24 डेज़ कंप्लीट हो चुके हैं। और ये जो रूम है मेरा, आपको सबको पता है कि यहाँ पर मैं अपने पॉलर का छोटा सा एक सेटअप लगाया हुआ है, चेयर रखी हुई है और कुछ सामान वगैरह रखती हूँ यहाँ पर, क्योंकि सारे जो क्लाइंट वगैरह आते हैं उनको इसी रूम के अंदर जो है ना मैं मेकअप वगैरह करना और उनकी सर्विस वगैरह करना, तो ये सब करती हूँ। हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, इस वजह से जो है ना ये रूम के अंदर बालकनी है, आर पार हवा जाती है, तो इस वजह से इनकी जो ये चारपाई वगैरह है वो मैंने यहीं पर रूम में शिफ्ट कर दी थी। आज जो है ना हस्बैंड की तबीयत ठीक है, बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। और मंडे से जो है ना उनको अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनी है, तो जिसकी वजह से मैंने सोचा क्यों ना अब जो है ना अपने इस सेटअप को वापस से अपने रूम में लेकर जाया जाए। और इस रूम के अंदर जो मेरी चेयर वगैरह है, पॉलर का सेटअप है, उसको वापस से यहाँ पर ला के सेट वगैरह किया जाए, क्योंकि अब सीज़न भी है शादियों का, वेडिंग का, तो काफ़ी सारे क्लाइंट्स के कॉल वगैरह भी आ रहे हैं, उन्हें तैयार वगैरह भी होना है, तो इसलिए सोचा कि सारे सेटअप को जो है ना अपना सेट कर लिया जाए। तो बस जी आज के व्लॉग में आप सबको यही देखने को मिलेगा कि मेरा जो दूसरा वाला रूम है, यहाँ पर आप सबको पता है कि चारपाई मैं इसी रूम के अंदर रखती हूँ, जिसके नीचे मैं ये मैट्रेस डालकर रखती हूँ। और घर के जितने भी बिस्तर वगैरह होते हैं वो इस चारपाई के नीचे ही जाते हैं, क्योंकि आप सबको ये भी पता है कि मेरे घर में कोई भी ऐसी कबर्ड वगैरह नहीं है जिसमें मैं ये सारे बिस्तर वगैरह जो है ना इनको समेट कर अंदर की तरफ रख सकूँ। क्योंकि एक जो है ना अलमारी है, अलमारी के अंदर मेरे कपड़े, बच्चों के कपड़े, हस्बैंड के कपड़े, ये सारी चीज़ें रहती हैं। शादियों वगैरह के जितने भी ईद बारात के कपड़े होते हैं वो उस कबर्ड में रहते हैं। साथ ही में मैंने एक ड्रॉर के अंदर जो है ना बेडशीट्स वगैरह के लिए सारा वो ड्रॉर खाली करके रखा हुआ, उसके अंदर मैं सारी वो बेडशीट्स वगैरह डालती हूँ। लेकिन यहाँ बिस्तर रखने के लिए कोई भी सेटिंग मेरी बन नहीं पा रही, जिसकी वजह से मुझे चारपाई के नीचे सारे बिस्तरों को रखना पड़ता है। तो बस जल्दी जल्दी से इशाल की मदद के साथ जो है ना मैं चारपाई को इस रूम में लेकर आ रही हूँ और चारपाई को यहाँ पर रखेंगे। और साथ ही साथ जो यहाँ पर इस रूम के अंदर मैंने पॉलर की चेयर वगैरह और जो एक मेरा ड्रॉर है जिसके अंदर मेरा सारा पॉलर का सामान रहता है, वो इस रूम के अंदर शिफ्ट किया हुआ था। तकरीबन पूरा उसको 24 दिन हो गए वो यहाँ पर शिफ्ट हुआ था। जब हस्बैंड का ऑपरेशन करवा के मैं घर लेकर आई थी, तो मैंने सारी चीज़ें जो है ना इस रूम के अंदर शिफ्ट कर ली थी। आज दोबारा से उनको सबको अपनी अपनी जगहों पर रखने का दिन है, क्योंकि मंडे से हस्बैंड जो है वो अपने काम पर चले जाएंगे। और जो है ना रूम भी उनका ये वाला शिफ्ट कर दिया, दोबारा से वो यहीं पर रहेंगे। अब ये वाले रूम के अंदर ना गैलरी है, ना खिड़की है, ना हवा का कोई ऐसा है कि हवा आर पार चली जाए, पास हो जाए, तो जिसकी वजह से ये रूम जो है ना मेरा थोड़ा सा जो है ना गर्म रहता है। और यहाँ पर कोई एसी का भी इंतज़ाम नहीं है कि मेरे पास एसी हो तो चले भाई, ये रूम जो है ना बिना गैलरी बिना खिड़की के भी जो है ना हवा नहीं भी आ रही है तो एसी है तो आपको उससे ठंडक रहती है। लेकिन ये वाले रूम के अंदर ऐसी कोई भी मेरी सहूलत नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ पर हस्बैंड को रखना जो है ना वो बिल्कुल सेट नहीं था, बिल्कुल भी ठीक नहीं था। डॉक्टर ने यही कहा था कि इनको ऐसे रूम में रखेंगे जहाँ पर जो है ना हवा आ रही हो, तो इस वजह से इनको दूसरे वाले रूम में रखा था। वहाँ पर बालकनी भी है, रूम बहुत ज़्यादा ठंडा भी रहता है और वहाँ पर जो है ना हवा का भी गुजर बहुत ज़्यादा है, तो हवा भी आती जाती रहती है, जिसकी वजह से जो है ना वो जल्दी कवर हो जाता है। ऑपरेशन वाला इंसान जो है ना, जाहिर सी बात है पेशेंट जो अगर वहाँ पर रहे तो उनके लिए बेहतर है वो वाला रूम बनिस्बत इस रूम के। और मेहमानों का भी बहुत ज़्यादा आना जाना था, तो फिर वो रूम ठंडा था, तो इस वजह से जो है ना सारे रूम मेहमान जो है ना वहीं पर बैठ जाते थे। रूम या फिर घर, छोटा हो या बड़ा, हर औरत का ख्वाब होता है उसे सजा कर रखना, उसे बना कर रखना, उसे संवार कर रखना, उसे डेकोर करके रखना। लेकिन हर औरत को उसका जेब इजाज़त नहीं देता। ज़रूरी नहीं कि हर औरत अपने छोटे से घर को महलों की तरह सजा कर रख सके। कभी बजट इजाज़त नहीं देता, कभी जेब इजाज़त नहीं देता, कभी वक्त इजाज़त नहीं देता, कभी हालात इजाज़त नहीं देते। लेकिन ख्वाहिश हर किसी के दिल में होती है कि मेरा घर इतना खूबसूरत हो, मेरे घर को मैं इस तरह से सजाऊं, मेरे घर में ये सारे सामान होना ज़रूरी हैं। लेकिन कभी कभी जो होता है ना, अपने दिल को, अपनी ख्वाहिशात को, अपने दिल के अरमानों को अपने दिल के किसी एक कोने के अंदर दबाकर कभी कभी मार देती हैं औरतें, कभी दफन कर देती हैं औरतें। लेकिन अपना मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा लोगों के सामने रखती हैं कि हम अपने इन हालातों में बहुत खुश हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भी ऐसा ही है कि मैं बहुत खुश हूँ अपने इस घर से। मुझे अपने घर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। मैं मानती हूँ कि मेरे घर में कुछ चीज़ें नहीं हैं, मेरे घर में सामान नहीं है, मैं कभी ना उम्मीद नहीं होती, मैं कभी ना खुश नहीं होती। हर हाल में अपने रब से शुक्र अदा करती हूँ। आज के हालात ऐसे हैं तो कल हालात बदल भी जाएंगे। मेहनत करते रहेंगे तो अल्लाह हाथ थाम ही लेगा। जैसे कि अभी हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, तो काफ़ी सारे लोग, वो लोग भी मेरे घर में आए जो काफ़ी सालों से नहीं आ रहे थे। वो सब लोग आए, उन्होंने मेरा घर देखा,
उन्हें अच्छा लगा, घर बहुत अच्छा लगा। घर में मेरे कोई भी आता है ना, मेरा घर सबको अच्छा लगता है क्योंकि लोकेशन वाइज बहुत अच्छा है, बना हुआ बहुत प्यारा सा है। अगर कोई भी देखता है ना तो सबको प्यारा लगता है घर। लेकिन सबके लबों पर एक ही सवाल आता है कि घर इतना खाली खाली सा क्यों रखा हुआ है, घर में सामान कहाँ गया, तुम्हारा फर्नीचर कहाँ गया, तुम्हारी सारी चीज़ें कहाँ गई, दोनों रूम में सामान क्यों नहीं है, तुम्हारा आंगन खाली खाली सा क्यों है, ये सारी चीज़ें कहाँ चली गई तुम्हारी। तो वो मैं अपने दिल को तो हर बार समझा देती हूँ, लेकिन हर किसी को जा के हर किसी को मैं बता नहीं सकती कि सामान कहाँ गया, मैंने दोबारा क्यों नहीं ख़रीदा, ऐसे क्या हालात रहे, ऐसी क्या मजबूरियाँ रही कि जिनकी वजह से मैं कुछ ख़रीद नहीं पा रही हूँ या फिर मैंने ख़रीदा नहीं है और इस वजह से मेरा घर खाली खाली सा है। लेकिन मैं दिन रात मेहनत कर रही हूँ कि ये सारे जो अल्फाज हैं, ये जो मेरे दिल में जमा हो जाते हैं, ये मेरे दिमाग में जगह कर जाते हैं कि मुझे कुछ भी करके अपने घर में सामान लाना है, मुझे अपने घर के लिए चीज़ें ख़रीदनी है, मुझे अपने घर को सजाना है। ये मेरी अपनी थॉट है, ये मेरी अपनी सोच है कि मुझे कुछ ना कुछ करना है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। मैं लोगों का जो कहना होता है ना, वो कभी भी अपने दिमाग पे हावी नहीं करती हूँ। ये मेरी शुरू से आदत है। लोगों का काम होता है कहना, उनका काम होता है बताना, बोलना, लेकिन हमारा काम होता है उन्हें सुन के अपने दूसरे कान से निकाल देना। लेकिन अपना खुद का दिलो दिमाग ज़रूर चाहता है कि हमारे घर में कुछ हो, हमारे घर में सामान हो, चीज़ें हों, लेकिन ये दुनियावी काम है। खैर इंशाल्लाह मेहनत करते रहेंगे तो अल्लाह पाक हाथ थाम लेंगे और एक दिन हम भी अपनी सारी ख्वाहिशात को पूरा करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़वजल। और ये मैं बातें करते करते ही बाज़ार चली गई थी नीचे सामान लेने के लिए इशाल के साथ, क्योंकि आटा ख़त्म हो चुका था, चावल तो बिल्कुल है ही नहीं, वो रोज़ाना मैं 1 किलो ले रही हूँ। टमाटर जो है ना वो 400 रुपये किलो थे, तो बहुत पहुँच से दूर थे, इस वजह से मैंने सिर्फ 1 पाव टमाटर लिए हैं। 1 पाव टमाटर जो है ना वो मुझे 90 रुपये के आए हैं। 90 रुपये के टमाटर सिर्फ 3 अदद आए हैं। फिर गोश्त नहीं था, आज हस्बैंड का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था कि आप जाओ ना गोश्त लेकर आओ, तो मैंने बोला कि आज जो है ना मैं चने की दाल और गोश्त बनाऊँगी, तो जिसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लाजिम देखिएगा, कहीं भी जाना नहीं है, बहुत मज़े का बनता है। साथ ही साथ दूध ख़त्म हो चुका था तो दूध भी ले लिया, इशाल को साथ लेके गई थी क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा होता है ना, तो फिर बाज़ार जो है ना हमारे घर से थोड़ा सा दूर है, फिर वॉक करके आना पड़ता है। और फिर सामान आटा भी था, चावल, दूध, गोश्त, तो उठाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इशाल साथ थी तो फटाफट मैंने सारा सामान लिया, जल्दी जल्दी से घर आई। गोश्त मैंने 1 पाव ही ले लिया था, 1 पाव जो ना बिना हड्डी के लिया था, और बिना हड्डी का जो गोश्त दिया इन्होंने मुझे 430 रुपये का दिया। और आज मैं ये पूरा गोश्त बनाने वाली हूँ क्योंकि दाल गोश्त बनाऊँगी ना तो ये घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब है कि खाते जाते हैं, हाथ नहीं रुकता, पेट भर जाता है मगर हाथ नहीं रुकता, तो इसलिए आज मैं ये ज़्यादा बनाने वाली हूँ। वैसे तो रोज़ाना हस्बैंड के लिए कुछ अलग बन रहा होता है और कभी कभी उनका दिल चाहता है ना कि हमारे साथ ही वो जो हमने अपने लिए बनाया वही खा लें, तो फिर वो वही खा लेते हैं। लेकिन आज गोश्त दाल की बारी आई ना तो उन्होंने कहा कि ज़्यादा बनाना और कल दोपहर में भी जो है ना मैं यही खाऊंगा, तो इतना बनाना कि कल दोपहर को भी हो जाए। तो इसलिए जो है ना मैं वैसे तो गोश्त लेकर आती हूँ ना तो मैं 5 से 6 बोटियों का ही सालन बनाती हूँ, क्योंकि महानूर जो इशार है ना वो गोश्त नहीं खाती है, महानूर एक से ज़्यादा बोटी नहीं खाती है, तो इस वजह से ना मैं गिन कर ही डालती हूँ कि चीज़ ज़ाया ना हो, चीज़ बच जाए, हमारी फेंकने में ना जाए, रिस्क का जो है ना वो ज़्या ना हो, तो इस वजह से ना मैं कम बनाती हूँ। लेकिन आज जो है ना इन सब ने कहा कि मम्मा हम सब खाएंगे, तो इस वजह से मैंने आज पूरा 1 पाव गोश्त जो है ना बिना हड्डी के है तो पूरा ले लिया है। यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गोश्त को धो लिया है। गोश्त वैसे बहुत अच्छा साफ़ सुथरा था, इसको इतना ज़्यादा वॉश करने की नीड नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया। यहाँ पर ना मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी आज की मज़ेदार सी दाल गोश्त की रेसिपी। 5 अदद मैंने यहाँ पर प्याज ले ली है, जल्दी जल्दी से प्याज को कटिंग करूँगी, बहुत बारीक बारीक प्याज को काट लेना है। और जैसे ही प्याज कट हो जाएगी ना, गोश्त को मैंने वॉश कर लिया है, प्याज को कटिंग कर लेंगे। प्याज को कटिंग करने के बाद इसको जो है ना हम गोल्डन ब्राउन होने के लिए रख देंगे। बिल्कुल वाइट वाइट नहीं रखेंगे, बिल्कुल गोल्डन भी नहीं रखेंगे, थोड़ी सी ब्राउन करेंगे ताकि जो सालन का जो कलर होता है ना वो बहुत खूबसूरत आता है। तो जल्दी से यहाँ पे प्याज कटिंग करते हैं और चूल्हे के ऊपर ऑयल गर्म होने के लिए रख देते हैं, ताकि जो ऑयल है वो गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर बाकी के मसाले डालकर फटाफट से अपनी रेसिपी को हम तैयार करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने अपनी जो है ना पतीली है वो ले लिए। इसके अंदर जो है ना मैं चावल और पुलाव बनाया करती हूँ, लेकिन आज सालन ज़्यादा बनाना है ना तो इसलिए बड़ी वाली पतीली ले ली है। तेल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया, साथ ही मैं इसी के अंदर गरम मसाला डाल दूँगी, खड़ा गरम मसाला, जिसके अंदर लौंग है, इलायची है और अल्लाह ने की दे तो है ना इसमें दालचीनी है, बादियान के फूल हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं। साथ ही मैंने जो प्याज को कटिंग कर लिया था ना, 5 अदद प्याज हैं, तो प्याज मैं हमेशा थोड़ी जो है ना ज़्यादा डालती हूँ ताकि मसाला और रोगन जो है ना वो ज़्यादा बने, क्योंकि
ये सालन जो है ना थोड़ा सा शोरबे वाला होगा, थोड़ा सा ढीला सालन जिसे कहते हैं फैमिली के हिसाब से, ताकि 2 टाइम हमें चल जाए। यहाँ पर प्याज मेरी जो है ना ब्राउन हो गई है, तो इसमें मैं भर के 2 चम्मच जो है ना जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से 5 मिनट तक जो है ना भूनूंगी, ताकि जिंजर गार्लिक की जो पेस्ट की स्मेल होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। यहीं पर जैसे ही वो पक जाएगा ना जिंजर गार्लिक का पेस्ट, तो मैं इसके अंदर तमाम 1 पाव का जो मैंने गोश्त वॉश किया हुआ है ना, ये 1 पाव की ही रेसिपी आपको बता रही हूँ, तो इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी और अच्छी तरह से 5 से 10 मिनट तक इस स्टेज पर मैं ना गोश्त की भुनाई करूंगी। जैसे ही गोश्त का जो कलर है ना वो अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो अपनी हालत से जो है ना बदल जाएगा, तब मैं इसके अंदर मज़ीद दूसरे मसाले ऐड करूंगी। ओके जी, तो अब यहाँ पर जो है ना गोश्त भुन चुका है। इसके अंदर मैं 1 टमाटर जो ना बड़े साइज़ का था वो काट के डाल रही हूँ। वैसे तो आप दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना टमाटर मैंने डाल दिया, 1 बड़ा था। यहाँ पर मसाले डालूंगी वही बेसिक मसाले हैं जो हम रोज़मर्रा खाने में डालते हैं। हरा धनिया है, नमक है, सफ़ेद ज़ीरा है, हल्दी है और लाल मिर्च है। बस ये 5 मसाले जो हम हर खाने में डालते हैं ना, बस इस वक्त जो है ना इसके अंदर यही सारे मसाले जाएंगे। अगर आप लोग चाहें तो दही भी डाल सकते हैं, लेकिन दही आपको इस वक्त नहीं डालनी है। दही आपको जब गोश्त आपका पूरे अच्छी तरह से गल जाएगा ना, तब आपको दही ऐड करनी है। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर 1 बड़ा टमाटर ही कट करके डाला है। अच्छे से मसाले को 2 से 3 मिनट चम्मच चलाकर भूनेंगे। और जो दाल हमने भिगो के रखी थी ना, चने की दाल है, ये मैंने भिगो के रख दी थी ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर इसी स्टेज पर जो है ना मैं दाल ऐड कर दूँगी और इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो दालों को अलग से उबाल कर बॉईल करके फिर डालते हैं, पर वो जायका नहीं आता। अगर आपको असली चने दाल गोश्त की रेसिपी चाहिए ना, तो आपको दाल साथ में ही डालनी है। साथ में आपने गोश्त गलने के लिए रख देना है। 4 गिलास के करीब इसमें आपको पानी ऐड कर देना है। मतलब है कि मैंने 1 जग डाला है, तो 1 जग में मेरे 4 गिलास पानी आता है। ठीक है ना जी, क्लियर हो गया यहाँ पर। अब ये गोश्त जो है ना 45 मिनट लेगा पकने के लिए। जब तक ये गल जाएगा ना, तब तक हम अपने यहाँ पर आलू वगैरह कट कर लेते हैं और जो दूसरे काम है वो जल्दी जल्दी से निपटा लेते हैं। आलू जो है ना इस वक्त सही कीमत में मिल रहे हैं बाज़ार में, 100 रुपये किलो आलू हमें मिल रहे हैं। तो आलू जो है ना बहुत ज़्यादा मेरे घर में खाए जाते हैं, बच्चे जो बहुत शौक़ से खाते हैं, और साथ ही साथ मेरे हस्बैंड जो है ना आलू खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। इनको अपनी प्लेट में 4 से 5 आलू चाहिए होते हैं। लेकिन अभी ऑपरेशन हुआ है ना, तो अभी डॉक्टर ने इनके बिल्कुल आलू बंद किए हुए हैं, तो वो बड़े नाराज़ हो जाते हैं। फिर मुझे कहते हैं कि 1 आलू दे दो यार, तो फिर मुझे भी दिल दुखता है। मैं कहती हूँ चलो यार 1 आलू दे देती हूँ, तो बस उन्हें 1 ही आलू देती हूँ। यहाँ पर मेरा जो है ना 45 मिनट गुजर चुके हैं और गोश्त माशाल्लाह माशाल्लाह एकदम शीशे की तरह है, बहुत प्यारा सा वाइट, और ये जो है ना बिल्कुल गल चुका है। जब ये पूरा गल जाएगा ना, तो यहाँ पर बहुत से अच्छी तरह से 10 मिनट तक भुनाई करनी है। मेरी आदत है जब भी मैं कीमा बनाती हूँ या गोश्त बनाती हूँ ना, तो उसको भूनती बहुत अच्छे से हूँ, ताकि गोश्त और कीमे की जो स्मेल है ना वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए और जब खाने लगो ना तो आपको बहुत मज़ा आए। यहाँ पर मैंने आलू ऐड कर दिए हैं, साथ ही साथ यहाँ पे 5 से 6 अदद जो है ना मैं हरी इलायची नहीं, हरी मिर्चें डालने लगी हूँ, क्योंकि ये मैं बहुत ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ। घर में कोई भी नहीं खाता हरी मिर्चें, तो ये मैं अपने हिसाब से डालती हूँ, क्योंकि सालन थोड़ा सा फीका रखा है, क्योंकि हस्बैंड बहुत ज़्यादा मिर्ची अभी फ़िलहाल नहीं खा सकते। यहाँ पर आलू गलने के लिए छोड़ दूँगी। इसके अंदर फिर से मैं 2 गिलास के बराबर जो है ना पानी ऐड करने लगी हूँ। पानी इसलिए ऐड करने लगी हूँ ताकि जो आलू है ना वो हमारे इस 2 गिलास के पानी में गल जाएं। और हमें बहुत ज़्यादा शोरबा भी नहीं रखना है और बहुत कम भी नहीं रखना है, इतना रखना है कि हम राइस के साथ जो है ना इसको खा सकें। बस जल्दी से ढक देंगे और आलू के गलने का वेट करेंगे फटाफट से। यहाँ पर जो है ना मेरे आलू गल चुके हैं। मेरा जो गोश्त आलू का और चने गोश्त का जो सालन है ना वो तैयार हो चुका है। लाजिम तौर पर आपको इसमें धनिया लाजिम डालना है, क्योंकि असली जान जो है ना यहाँ पर ही आने वाली है कि जब आप धनिया कट करके डालेंगे ना फिर आपको बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पर मेरी चने दाल गोश्त जो है ना वो तैयार हो चुका है। मैं करती हूँ डिनर अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और यहीं पे अपने व्लॉग को एंड भी करती हूँ। मेरा आज का प्यारा सा छोटा सा व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट में भी लाजिम बताइएगा कि व्लॉग कैसा लगा। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलती है और मेरा दिल चाहता है कि मैं मज़ीद अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊँ। और चलती हूँ, आपसे लेती हूँ इजाज़त, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।